जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि ज्योग्राफी की दृष्टि से, एंथ्रोपोलॉजी या ट्राइबल स्टडीज की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और जियो पॉलिटिक्स की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है प्रोटेस्ट इन लद्दाख, शेड्यूल 6 एरियाज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड चैलेंजेस। हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में शेड्यूल 6 पे डिटेल में बात कर चुके हैं कि शेड्यूल 6 का इतिहास क्या है, इसका मेन एरिया कौन सा है और इसकी पूरी स्टोरी हमने अच्छे से समझी थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग लद्दाख से इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे, क्योंकि रिसेंटली आप एक दो महीनों में देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और कुछ वर्ष पहले भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। बाद में कुछ समय तक ये पूरा मामला शांत रहा, लेकिन बीते 2-3 महीनों से ये मामला फिर से चर्चा में आया है और अब तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है लद्दाख में। अभी हाल फिलहाल में तो स्थिति कुछ काबू में आई है, लेकिन 15 से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले स्थितियां लद्दाख में बहुत ही खराब थी। तो हम लोग इस पूरे प्रकरण को देखेंगे और इसका एक ट्राइबल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि ऐसे तो ये जियोपॉलिटिकल इशू है बट इसका एक ट्राइबल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि उस पूरे रीजन में शेड्यूल 6 की डिमांड हो रही है। तो हम लोग उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों डिमांड हो रही है और क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे शेड्यूल 6 देने में। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज एंड चैलेंजेस हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द consequences and challenges in Ladakh region, especially in the aspect of Schedule 6 areas, because people are demanding Schedule 6 in Ladakh. So here it is important to understand that why government is not giving the status of Schedule 6 to Ladakh. So there are some major issues, some major concerns of the government, because it is very the Ladakh is situated on very strategic location, क्योंकि लद्दाख जो है बहुत ही एक स्ट्रेटेजिकली देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, बॉर्डर एरिया है। तो इस वजह से भी कुछ इश्यूज हैं। तो हम लोग पूरी जो भी कहानी है उसके पीछे की पूरी स्टोरी है उसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली स्लाइड होगी, ये तो टाइटल हो गया हमारा आज का। नेक्स्ट स्लाइड में ये चैनल पे जैसे मैंने कुछ रिसेंटली वीडियोस बनाए हुए हैं ट्राइबल स्टडीज से रिलेटेड, तो उसको भी आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी इन इंडिया, शेड्यूल 5 एरियाज पे मैंने बात की थी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और एक ऑलरेडी वीडियो शेड्यूल 6 पे भी है, उसको भी आप देखेगा तो आपका ये जो पूरा शेड्यूल 6 का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका एक अपना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है और उस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी समझना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले चूंकि लद्दाख की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, तो हम लोग सबसे पहले मानचित्र को देख लेते हैं, मैप को देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने मैप है, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा कई बार इसको आप, और ये ऑफिशियल मैप है, क्योंकि कई बार जब हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो मैप में डाउट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये आप ऑलरेडी आपने देखा भी होगा और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, pibgovernment.in ऑफिशियल मैप है ये। सो हियर इट इज मैप ऑफ द लोकेशन। मैंने बस एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा पूरा डिस्कशन आगे चलेगा आज का। और ये एक अनदर मैप है, pib.government.in, इस वेबसाइट से यहाँ से ये आप ले सकते हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, लेह, कारगिल, सभी लोकेशंस आप यहाँ पे देख रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो ये बॉर्डर एरिया है, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरफ इधर चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान का एरिया पड़ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रिसेंटली जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उसमें अगर हम देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मेजर आर्टिकल्स थे। ऐसे तो आपको ढेरों आर्टिकल्स मिल जाएंगे न्यूज़ में, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इंडिया इम्पोजेस कर्फ्यू इन लद्दाख आफ्टर स्टेटहुड प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट, bloodiest day how Genji protest wave hit India's Ladakh killing floor, Ladakh violence and statehood issue, Indian police arrest Ladakh activist after deadly protest। सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके संबंध में ये न्यूज़ है।
अल जजीरा, बीबीसी, तो इम्पोर्टेंट जो हमारा वर्ल्ड का जो मीडिया है वो भी इसको कवर कर रहा है, तो आप इसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं इस पूरे न्यूज़ का। और ये कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स: सोनम वांगचुक अरेस्टेड, एक्टिविस्ट मूव्ड आउट ऑफ लद्दाख, एनएसए इन्वोक्ड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जब इनको गिरफ्तार किया गया था। और ये कुछ मेजर पिक्चर्स हैं जो कि दिखा रही हैं कि किस लेवल पे वहाँ पे प्रोटेस्ट है, किस लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ये लोगों की पूरी एक भीड़। और ये जो भी मैं चर्चा कर रहा था, लद्दाख डिमांड्स सिक्स्थ शेड्यूल, वी डिमांड्स सिक्स्थ शेड्यूल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, वी वांट डेमोक्रेसी इन लद्दाख, तो ऐसे बहुत सारे आपको स्लोगन्स मिल जाएंगे जहाँ पे शेड्यूल 6 की डिमांड के बारे में बात की जा रही है। तो जब भी लद्दाख इशू की बात होती है तो हम लोग ये जो शेड्यूल 6 वाला एस्पेक्ट है इसको हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। हम जनरली उसका जो जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो देखने लग जाते हैं। बट if you want to deeply understand the protests of Ladakh, the causes of protest in Ladakh, you should definitely try to understand the basics of Schedule 6, because Ladakh is highly dominated by tribal communities, and in tribal communities, two schedules are very important: Schedule 5 and Schedule 6. आदिवासी क्षेत्रों में दो तरह के जो हमारी अनुसूचियां हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है: अनुसूची 5 के क्षेत्र और अनुसूची 6 के क्षेत्र। अनुसूची 5 में हमारे सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट के जो स्टेट्स हैं वो, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं वो आते हैं। अलग अलग स्टेट्स के कुछ कुछ क्षेत्र हैं वो उसमें आते हैं। उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। और शेड्यूल 6 में नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो जब भी ट्राइबल कम्युनिटी की ऑटोनॉमी की बात होती है तो उसमें दो ये शेड्यूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस भी है। शेड्यूल 6 में जहाँ ज़्यादा ऑटोनॉमी है वही शेड्यूल 5 में उतनी ऑटोनॉमी तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो सेल्फ गवर्नेंस है, कुछ सेल्फ कंट्रोल, कुछ कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई है, कुछ अधिकार दिए गए हैं ट्राइबल कम्युनिटीज को। सो ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो जब भी स्पेशली इस तरह के इश्यूज में जब हम लोग लद्दाख प्रोटेस्ट की बात करें या लद्दाख में जो इश्यूज है उसकी बात करें तो शेड्यूल 6 को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ पे ऐड की है कि लेह में हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट था सर केजेस ढिल्लों जी का, लेफ्टिनेंट जनरल। लद्दाख दो परमाणु हथियार संपन्न शत्रुओं की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, और इसको इसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और देश की सुरक्षा के लिए इसमें किसी भी तरह की पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्थित है, और इस वजह से विदाउट एनी पॉलिटिक्स इसका सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि इस तरह की न्यूज़ जब आती है या कोई इस तरह का कह सकते हैं कि चीज़ होती है, प्रोटेस्ट या इत्यादि, तो अपोजिशन पार्टीज और जो गवर्निंग पार्टीज हैं उनमें आपस में रसाकशी होने लगती है, और फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है बजाय सॉल्व होने के। तो इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपरली इसका निरीक्षण करके इसको सॉल्व किया जाए। और वही सर कह भी रहे हैं कि ये दो परमाणु हथियारों से संपन्न क्षेत्रों के बीच में स्थित है, और इसलिए इसका जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो पॉलिटिक्स ना होके इसको हमें जो भी इसका सोल्यूशन है उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें थी। ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी तक तो एक हम बेस बना रहे थे कि लद्दाख की हमने लोकेशन देखी। आफ्टर दैट हमने देखा कि जो वो रीजन है लद्दाख का वहाँ पे क्या डिमांड्स हो रही है, तो शेड्यूल 6 की डिमांड हो रही है। मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा सा शेड्यूल 6 एंड शेड्यूल 5 के बारे में भी बताया। और यहाँ से अब आपको ये करना है कि यहाँ पर तो हम सभी चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है ये प्योरली डेडिकेटेड है फॉर लद्दाख। बट यू शुड, इफ यू वांट टू नो डीपली अबाउट शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, you can watch our videos as well, and also you can read a lot of written work on डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। स्पेशली आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के सोर्सेज पर भी, और बहुत सारे आपको ऑफिशियली जैसे पीआईबी पे, और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज पे आपको
डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशंस भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के बारे में, तो वहाँ से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक गवर्नमेंट के सोर्स से ही इसको लिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लद्दाख रीजन इज मोर देन 97% ट्राइबल पॉपुलेशन, और इसमें द रीजन इज इनहेबिटेड बाय द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेमली बाल्टी, बेडा, पोट, बोटो, ब्रोकपा, द्रोकपा, दार्द, शीन, चंगपा, गारा, मोन, कुरिकपा. So these are some major scheduled tribes in Ladakh region. और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने समझने के लिए। तो इससे बस एक हमें ये समझ में आ रहा है कि शेड्यूल 6 की एक तो डिमांड हो रही है, और डिमांड तभी होगी जब वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज का एरिया होगा। और इससे भी साफ क्लियर हो रहा है कि जो हमारा लद्दाख है वो हाईली डोमिनेटेड है बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि द ऑफिशियल फिगर्स हाउएवर डज नॉट इंक्लूड अ नंबर ऑफ कम्युनिटीज इंक्लूडिंग सुन्नी मुस्लिम्स इन द रीजन हु आर क्लेमिंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस। द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इन लद्दाख रीजन इज मोर देन 97%, जो कि ह्यूज नंबर्स है, और ये सब वो सभी कम्युनिटीज हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक हाईली डोमिनेशन हमें मिलेगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। अब हम लोग आ जाते हैं मेन शेड्यूल 6 है क्या और क्यों इसकी डिमांड हो रही है। बेसिकली शेड्यूल 6 इस वक्त इंडिया में जहाँ जहाँ पे है वो है आपका आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में। सो दीज आर द 4 स्टेट वेयर वी कैन सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल 6। और इसमें भी कुछ कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मेघालय तो ऑलमोस्ट पूरा ही उसके अंदर कवर हो जाता है। गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स, ये जो 3 जो रीजन्स हैं यहाँ पे है। इसके बाद आसाम में नॉर्थ, यहाँ पे ये जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं आपको ये नाम भी देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं पे इसका थोड़ा सा डिफरेंट भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे आसाम में नॉर्थ चाचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, और या दिमा हसाओ हिल डिस्ट्रिक्ट, दोनों सेम ही है। कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद मेघालय में आपके 3 हो गए, मिजोरम में चकमा, मारा और लाई, और त्रिपुरा में आपका त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। सो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसमें ये जो रीजन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे शेड्यूल 6 लागू है। और बेसिकली शेड्यूल 6 में है क्या, शेड्यूल 6 में क्या है कि वहाँ पे एक एडीसी होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको कहते हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास तरह तरह की पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब पावर्स उनके पास होती हैं। और उन पावर्स का प्रयोग करके वो इस पूरे रीजन को वो कंट्रोल करते हैं। और गवर्नमेंट को अगर वहाँ पे कोई भी प्लान लगाना है, कुछ प्रोजेक्ट लगाना है, कुछ भी अगर वहाँ पे इंटरवेंशन कुछ भी करना है, तो विदाउट परमिशन ऑफ एडीसी गवर्नमेंट वहाँ पे अपने काम को नहीं कर सकती है। सो एडीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन शेड्यूल 6 एरियाज। शेड्यूल 5 में ये नहीं होता है। शेड्यूल 5 में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इतना यहाँ पे हमारे समझने के लिए ज़रूरी है। बाकी तो डीपली हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन शेड्यूल 5 में क्या होता है कि जो ग्राम सभा है उसको अधिकार दिया गया है कि कुछ भी हो तो वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, और उनकी अनुमति यहाँ पे ज़रूरी है, इस तरह के अधिकार है। लेकिन एडीसी में बहुत ही ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, इसीलिए आप नाम देखिए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको कहा गया। और उसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि आपके जो मेंबर्स का नॉमिनेशन है उसके बारे में भी मैं क्लियर कर दूं कि जो मेंबर्स हैं 5 ईयर तक का उनका टेन्योर होता है, और 26 इलेक्टेड होते हैं, और 4 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो गवर्नर
इनको नॉमिनेट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिसको आप एक समझने की दृष्टि पे, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बस ये पॉइंट समझना आपके लिए ज़रूरी है कि शेड्यूल 6 में एडीसी होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। और जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, बेसिकली ये सभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ही हैं। जैसे त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, ये एडीसी का नाम है। इसके बाद चकमा डिस्ट्रिक्ट, मारा डिस्ट्रिक्ट, लाई डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद ये नॉर्थ चाचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट एंड द गारो हिल डिस्ट्रिक्ट। तो ये जितने भी हैं, दीज ऑल आर एडीसीज, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। और एडीसी में 30 मेंबर्स होंगे, 5 साल का टेन्योर होगा। और वो पूरी तरीके से इस रीजन्स को कंट्रोल करेंगे, और विदाउट इनके परमिशन यहाँ पे कोई भी किसी तरह का प्रोजेक्ट, किसी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वो पॉसिबल नहीं होगा। और ये मैंने डायरेक्टली लिया है, ये आपको इजीली आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको एक पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा वहाँ पे। तो पेज नंबर 311, 6 शेड्यूल, पार्ट सेकंड ए, पार्ट थर्ड, इस तरीके से ये पीडीएफ का मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये आपको, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ये आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये इसके बारे में हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि शेड्यूल 6 है क्या और कहाँ कहाँ पे है। तो हम लोगों ने देखा कि आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में और त्रिपुरा में यहाँ यहाँ पे अभी लागू है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही चीज लिखी हुई है कि जो अभी हम लोग एडीसी की बात कर रहे थे, सब ऑर्डिनेट लोकल काउंसिल बोर्ड्स एंड देयर प्रोसीड्योर एंड द कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस एंड generally all matters relating to the transaction of business pertaining to the administration of the district or region as the case may be। इसके बारे में ये जस्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, और डिटेल में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। 6 शेड्यूल में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने स्टडी की दृष्टि से सभी प्रोविजंस हम लोग को समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही लंबा चौड़ा उसका कह सकते हैं, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अपने समझने की दृष्टि से जो मेजर मेंबर्स के बारे में अभी हम लोगों ने बात की, वो उसके पास जो जो पावर्स है उसकी जो हम लोगों ने बात की, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें जो हमारा ये शेड्यूल 6 है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल पावर्स जो है, ये इनके पास होती है। और ये हैं क्यों? बेसिकली टू प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ ट्राइबल एरियाज, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में कल्चरल लॉस और कल्चरल इरोजन की एक बड़ी प्रॉब्लम काफ़ी समय से चली आ रही है। और ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपने कल्चर को प्रिजर्व भी करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन। जब कम्युनिटीज़ का माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन में क्या होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो कुछ ना कुछ नई जो पद्धतियां हैं, नए रीति रिवाज है, उसको भी सीखते हैं, जानते हैं, और उसका फिर एक तरीके से आदान प्रदान होता है। तो उस वजह से भी एक कल्चरल लॉस हो रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन, माइग्रेशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लॉट ऑफ फैक्टर्स, जो कि इस तरीके के कल्चरल लॉस या कल्चरल इरोजन को करने के पीछे, होने के पीछे उत्तरदायी है। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन होगा कैसे, या हम उस कल्चरल लॉस को कैसे काउंटर करेंगे। तो बेसिकली जो ये सारे प्रोविजंस हैं, शेड्यूल 5 हो या शेड्यूल 6 हो, ये इसीलिए है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनका जो फोक कल्चर है, जो लोकल कल्चर है, जो उनका इतना रिच ट्रेडिशन है, वो ख़त्म ना हो। ऐसा ना हो कि हर जगह कोई भी ऐसा रूल आ जाए जिससे उनको प्रॉब्लम हो। जो उनको ठीक लगेगा वो प्रोविजन वो लागू होने देंगे, जो उनको उचित नहीं लगेगा उसको वो लागू नहीं होने देंगे। तो इस तरीके की ऑटोनॉमी, स्वायत्ता उनको दी गई है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी। और यही शेड्यूल 6 की मेन जो कह सकते हैं जान है, जो उसका आधार है, वो यही चीज है। और यही चीज बेसिकली शेड्यूल 6 को अन्य जो हमारे प्रोविजंस हैं उनसे अलग बनाती है, या अन्य जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे अलग बनाती है।
सो ये इसका एक इम्पोर्टेंस है। और ये और उसके बारे में देखिए डिटेल में मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से उनको पावर्स हैं। अब थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं कि कुछ चीजें, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये एक्ट आया था। इस समय भी एक विचार था कि कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो एक्सक्लूडेड होंगे और कुछ पार्शली एक्सक्लूडेड होंगे। कभी हम लोग इसका पूरा डिटेल में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे जो अंग्रेजों के समय में जो प्लान था उनका, कि ट्राइबल एरियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया। इसके पीछे मैं थोड़ी सी आपको एक स्टोरी के रूप में इस चीज को बता दे रहा हूँ कि बेसिकली उन्होंने इंडिया में ट्राइबल एरियाज को तीन तरीके से गवर्न करने का काम किया। कुछ ऐसी ट्राइब्स थी या ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो कि हाईली, जो उनका काउंटर कर रही थी बहुत ज्यादा, स्पेशली इंडिपेंडेंस मूवमेंट में या अदर जो लोकल लेवल पे बहुत सारे स्ट्रगल्स हो रहे थे, बहुत सारे मूवमेंट या प्रोटेस्ट हो रहे थे पुराने समय में, 1800 के आसपास में या उसके पहले भी बहुत समय से चले आ रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी, उनको उन्होंने क्या किया, स्पेशली जो हमारी नोमैटिक कम्युनिटीज थी, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी, उनको उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना के क्रिमिनल ट्राइब्स के सूची में उनको ऐड कर दिया। वो क्रिमिनल ट्राइब्स हो गई। और आज भी, हालांकि अब तो वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं वो जो उसमें शामिल उस समय की गई थी क्रिमिनल ट्राइब्स में, आज भी वो एक तरीके से वो दाग जो उनके ऊपर है वो अभी भी लगा हुआ है एक तरीके, मतलब अब तो वो प्रोसेस नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उनको वहां पे चूंकि ऐड किया गया था उस समय पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो में डिटेल में क्रिमिनल ट्राइब्स पे बात किए हुए हैं, तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि एक समय इनको इसमें शामिल किया गया था, भले ही बाद में हटा दिया गया हो। तो उनको उन्होंने साइडलाइन किया। आफ्टर दैट जो हमारे सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट था, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोविजन वो लेके आए कि वहाँ की जो ट्राइब्स है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे मूवमेंट हुए, स्पेशली बिरसा मुंडा जी का जो पूरा आंदोलन हुआ सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में, और ढेरों आंदोलन हुए। नॉर्थ ईस्ट जो है उसको उन्होंने अलग तरीके से डील किया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने ज़्यादा स्वायत्ता दी, ज़्यादा ऑटोनॉमी दी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो बाहरी ताकतें थी, जो कि बॉर्डर एरिया था, नॉर्थ ईस्ट ऊपर आपका चाइना वाला रीजन था, इधर जो बर्मा से भी युद्ध हुआ, एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो चाइना वॉर। तो थोड़ा सा अगर हम इतिहास में जाएं उस टाइम पीरियड के, तो इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी कि उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनको काफी हद तक ऑटोनॉमी दी, जो कि आगे चल के आधार बना शेड्यूल 6 एरियाज का। और बीच में आपका आता है जो सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट और अदर जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं डिफरेंट स्टेट्स में, वहाँ पे उन्होंने थोड़ी थोड़ी उनको छूट प्रदान की, थोड़ी थोड़ी स्वायत्ता दी, ज़्यादा नहीं दी क्योंकि उतने की वहाँ पे आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। तो वो आगे चल के बेस बना शेड्यूल 5 का। एंड कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो बहुत ज़्यादा, जिससे वास्तव में उनको खतरा था और जो बहुत ही आक्रामक थी, उनको उन्होंने उस तरह की ट्राइब्स को उसको उन्होंने डाल दिया क्रिमिनल ट्राइब्स के अंतर्गत, जिससे कि वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल ही ना हो पाए। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रिटिशर्स का हमेशा से मेन फोकस ट्राइबल कम्युनिटीज पे रहा है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज ने काफ़ी रिवॉल्ट्स किए और जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें ट्राइबल कम्युनिटीज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी तरफ से काफ़ी उन्होंने प्रोटेस्ट किए, काफ़ी अपनी भागीदारी निभाई। तो इस वजह से उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें, उसके उनके डोमिनेंस को कैसे डाउन करें, तो ये उनकी चाल थी कि जो इंडिया की डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसको हम जो डील करेंगे वो हम अलग अलग आस्पेक्ट से करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में हम एक अलग मेथड अपनाएंगे, जो हमारा सेंट्रल इंडिया और अदर जो ट्राइबल एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के उसको एक हम अलग तरीके से अपनाएंगे, अलग रूल्स लगाएंगे वहाँ पे। एंड अदर जो कुछ और ट्राइब्स हैं
जो इस तरह की गतिविधि में लगी हुई है जिससे उनको वास्तव में खतरा भी है ब्रिटिशर्स को, तो उनको हम, या और भी जो ट्राइब्स उनको लग रहा था कि इसको हमें डाउन करना है या रोकना है, तो उनको हम क्रिमिनल ट्राइब्स में शामिल कर देंगे। तो ये तो उनकी एक पूरी चाल थी। तो इसी के तहत एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज का एक विचार आया और 1935 का ईयर था वो। आफ्टर दैट इन 1947 एडवाइजरी कमेटी ऑन द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आसाम, बॉर्दोलोई कमेटी इसको बोलते हैं गोपीनाथ बॉर्दोलोई जी के नाम पे। तो इस ये जो एक बार विचार आ चुका था, इसी को और बल मिला इसके माध्यम से। आफ्टर दैट इट प्रोवाइडेड अ बेस फॉर शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरियाज। So we have already discussed about the importance of these aspects to govern the tribal regions by the Britishers. Excluded and partially excluded areas, Government of India Act 1935, and in Bordoloi Committee they discussed about all these plans, about these two types of areas, and it provided a base for schedule 5 and schedule 6 areas. So in finally in result we can see tribal autonomy in the region with two different approaches, because schedule 5 and schedule 6 areas are totally two different approaches in tribal regions of India. जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, ये पूर्णतः दो अलग अलग तरीके हैं आदिवासी क्षेत्रों में उनके प्रशासन के। हालांकि दोनों में आदिवासियों को काफ़ी स्वायत्ता दी जाती है, लेकिन शेड्यूल 6 में बहुत ज़्यादा स्वायत्ता दी जाती है। उसको हम एडीसी कहते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, उनको लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, फाइनेंशियल पावर्स दी जाती हैं। और जो हमारा शेड्यूल 5 है, वहाँ पे काफ़ी हद तक इतनी पावर्स तो नहीं है। हाँ, वहाँ की जो ग्राम सभा होती है उसको बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, और ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी वहाँ पे इस तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट या इत्यादि नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो शेड्यूल 6 की जो पावर्स हैं, जो शेड्यूल 6 की ऑटोनॉमी है, वो शेड्यूल 5 की के अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है। तो और जहाँ पे जिस तरह का रूल का ज़रूरत था वहाँ पे उस तरह का रूल है। अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि शेड्यूल 6 तो नॉर्थ ईस्ट के ओनली 4 रीजन्स में है, 4 स्टेट्स के कुछ क्षेत्रों में है, अदर स्टेट्स में क्यों नहीं है, तो उसके कभी हम लोग उसमें डिटेल में बात करेंगे। वहाँ पे हर स्टेट के लिए हर स्टेट के पास अपने अपने कुछ एक्ट्स ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं है कि अदर जो हमारे स्टेट्स हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या हमारे और जो भी स्टेट्स हैं वहाँ के जो इसमें नहीं शामिल हैं, उनके पास कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। ऐसी बात नहीं है, दे हैव देयर सम स्पेशल एक्ट्स, सम प्रोविजंस, बट दे आर नॉट अंडर शेड्यूल 6। तो ये चीज़ हमें समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि शेड्यूल 6 में सिर्फ इतने क्षेत्र आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो और वहाँ के स्टेट्स हैं उनके पास अपने कुछ एक्ट्स ऑलरेडी हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि क्यों अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि शेड्यूल 6 एरियाज क्या है। हम लोगों ने लद्दाख प्रोटेस्ट इसके पहले समझा था। अब बात ये हो रही है कि क्यों शेड्यूल 6 लागू करने में प्रॉब्लम है। तो मेजर एक इशू ये है कि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, लोकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर यहाँ पे हम एडीसी बना देंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम उनको ऑटोनॉमी दे देंगे, तो यहाँ पे जो हमारे फॉरेन पावर्स हैं उनसे हमें ऑलरेडी खतरा अभी बना हुआ है, और वो खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। और इस वजह से गवर्नमेंट इस रीजन को काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है जो इसका स्ट्रेटेजिक, इसकी लोकेशन का जो इम्पोर्टेंस है। फॉरेन फंडिंग, ये जो पूरे प्रोटेस्ट हैं, ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं फॉरेन द्वारा, विदेशी जो हमारी एजेंसीज हैं, जो डीप स्टेट्स हैं, उनके द्वारा ये फंडेड है। डायरेक्टली कोई इस चीज़ को नहीं मानेगा, लेकिन अगर हम बिहाइंड द सीन्स देखें तो काफ़ी हद तक जो सिचुएशन है, जो कंडीशन या जो स्थिति हमें ऐसी ही नज़र आती है। एंटी नेशनल प्रोटेस्ट, वास्तव में प्रोटेस्ट जो डिमांड के थे वो अब कहीं ना कहीं एंटी नेशनल प्रोटेस्ट का रूप लेते जा रहे हैं। तो प्रोटेस्ट का जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, या जो उसका कह सकते हैं जो फॉर्म है, वो हमें चेंज नज़र आ रहा है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस
निश्चित तौर पे इसमें होने की संभावना है, हो सकता है, क्योंकि एक आपने सुना होगा कि दलाई लामा का जो पूरा जो उनका जो पूरा रीजन है, धर्मशाला वाला एरिया है हिमाचल प्रदेश में। तो रिसेंटली कुछ महीने पहले न्यूज आई थी कि जो अब नेक्स्ट दलाई लामा होंगे वो कौन होंगे, उसके बारे में चाइना अपना वहां पे उस पूरे मुद्दे में इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहा है। लेकिन वो लोग चूंकि इंडिया में सेटल्ड है, तो इंडिया अपना वहां पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहा है। तो ये जो, हालांकि ये पॉइंट उतना ज़्यादा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वाला। लेकिन इस पॉइंट को भी एक आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि ये वाला जो एक फैक्टर था ना, इसने इंडिया एंड चाइना दोनों में एक लड़ाई, तो मैं नहीं कहूँगा, उतनी उतना बड़ा ये मुद्दा नहीं था उस लिहाज से कि कोई वॉर हो जाए या इस तरह का। लेकिन हाँ, एक टेंशन तो क्रिएट हो ही जाती है जब इस तरह का, क्योंकि दलाई लामा इज अ बिग फिगर। अगर हम बात करें उनकी इम्पोर्टेंस की, जो उस कम्युनिटी में जो उनका इम्पोर्टेंस है, या वर्ल्ड लेवल पे एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे जो उनका उनका इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो चाइना का अपने कुछ क्लेम्स हैं उनको ले करके, और वो चूंकि इधर सेटल्ड है, तो इस वजह से वो लोग जो बोल रहे हैं वो चाइना को वो चीज़ें उचित नहीं लग रही हैं। तो ये वाला जो एक इशू है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारा ऐसा भी न्यूज़ में आया कि जो ये जो प्रोटेस्ट थे, बहुत सारे एनजीओज के माध्यम से इनको फंड मिले, ये भी चीज़ है। मिनरल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है, इन फ्यूचर सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप्स, इसकी जो इंडस्ट्री होगी यही वर्ल्ड को लीड करेगी। इन फ्यूचर सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स की इंडस्ट्री ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप्स, ये जो चीज़ें हैं इनका पूरे इन फ्यूचर इन्हीं का बोलबाला रहने वाला है। सो ये जो रीजन है हमारा लद्दाख का, ये इसके रॉ मटेरियल के लिए, इसके निर्माण के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगहों पे इस फील्ड में काम भी किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो इस वजह से भी ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि ये जो रीजन है ये काफ़ी हद तक अनसेटल्ड रहे, जिससे इंडिया यहाँ पे उस तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ना कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो रीजन है ये बहुत टफ टेरेन का रीजन है। ये इतना इजी यहाँ पे नहीं है जैसे हम नॉर्मली अपने अदर स्टेट्स में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक उत्तर प्रदेश या नॉर्थ के अदर स्टेट्स, या इवन हिल एरियाज में भी हम करते हैं। लेकिन लद्दाख की जो टफनेस है, जो वहाँ की सिचुएशन है, जो जियोग्राफी है, वो टोटली डिफरेंट है। तो उसकी तुलना हम अदर स्टेट से नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक समय लगेगा सभी चीज़ों को होने में। तो मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर वो रीजन अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबिलिटी होगी, तो कभी भी वहाँ पे इस तरह का सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स इंडस्ट्री या फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज उस वे में, उस स्पीड में नहीं हो पाएंगी। सो this point is very important. These 2 points I am highlighting here: strategic importance and minerals. These 2 points are very important if you want to understand the Ladakh protest deeply, so you can relate it with strategic importance of location of Ladakh and the importance of semiconductor industry in India and especially in aspect of Ladakh. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टूरिज्म से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में संख्या बढ़ी है, क्योंकि टफ टेरेन है, सबके लिए जाना इतना आसान नहीं है कि सभी लोग पहुँच जाएंगे वहाँ तक। जैसे उत्तराखंड तो बहुत लोग जाते हैं, हिमाचल बहुत जाते हैं, इवन कश्मीर तक भी काफ़ी लोग जाते हैं, बट लद्दाख में अब धीरे धीरे हाल ही के कुछ वर्षों में जो पर्यटक है उनकी संख्या बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन का भी एक इशू है। जो लोग बेसिकली, इस आप इस पूरे मुद्दे को समझिए कि ये स्टार्ट हुआ इन्वायरमेंट को लेके, सोनम वांगचुक जी ने शुरू किया, हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना है, टूरिज्म ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और ये सभी चीज़ें जो एक प्रोपोगेंडा एक तरीके से जो पूरी बातें बताई जाती हैं, बनाई जाती हैं। लेकिन बाद में, जैसा मैंने इस वाले पॉइंट में लिखा है कि ये एंटी नेशनल प्रोटेस्ट के रूप में टर्न आउट हो गया। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, हो सकता है हो रहा होगा, कई फोटोज भी हम लोग देखते हैं,
बट वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उसके लिए इस तरीके के प्रोटेस्ट हों, एंटी नेशनल प्रोटेस्ट। उसके और भी तरीके हैं, और भी उपाय हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी सीनिक ब्यूटी है तो लोग देखने जाएंगे। और अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी लद्दाख की। सो टूरिज्म इज इम्पॉर्टेंट इन लद्दाख, वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट इन अ प्रॉपर वे, इन अ परफेक्ट वे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी क्या नॉलेज है इस चीज़ को लेके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने एक स्लाइड में देखा था कि एक बच्ची ने एक बैनर पकड़ा हुआ था शेड्यूल 6 एरियाज के डिमांड का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी नहीं होंगे कि शेड्यूल 6, और ऐसे बहुत सारे आपको जो टीवी पे पैनलिस्ट हैं या एंकर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, कुछ विरोध में है। बट रियल चीज ये है कि उनको पता भी नहीं है कि व्हाट इज शेड्यूल 6, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 6, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शेड्यूल 6, गवर्नमेंट क्यों इसको नहीं यहाँ पे लाना चाह रही है, कुछ तो उसके पीछे रीजंस होंगे। सो ये भी चीज जानना जरूरी है। और ऐसा बहुत सारे प्रोटेस्ट में इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि प्रोटेस्टर्स हैव no knowledge about the reason of the protest, what is the cause. So it is an important point. regime change and regime degradation, अभी के समय में जो समय चल रहा है वो टोटली चल रहा है regime चेंज का या regime degradation का। जो छोटी कंट्रीज होती हैं लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, नेपाल में भी हाल ही में आपने एक महीने पहले की कंडीशंस को देखा। तो इस तरह की जो छोटी कंट्रीज हैं वहाँ पे रिजीम चेंज इजीली हो जाता है। बट इंडिया इतना ह्यूज कंट्री है, और इंडिया में किसी भी प्रोपोगंडा को पूरी तरीके से स्प्रेड कर देना और रिजीम को चेंज कर देना वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो डीप स्टेट्स वर्क करते हैं वो करते हैं रिजीम डिग्रेडेशन का। अगर चेंज ना हो पाए तो कुछ हद तक हम उसको डिग्रेड कर दें। तो ये जो इस तरह के प्रोटेस्ट हैं, चाहे हम सीआईए एनआरसी वाला प्रोटेस्ट लें, चाहे हम फार्मर्स वाला प्रोटेस्ट लें, चाहे हम ये वाला प्रोटेस्ट लें, ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं जो कहीं ना कहीं रिजीम डिग्रेडेशन का भी काम करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। क्योंकि आपने अभी देखा, अभी मैंने एक स्लाइड में ऐड किया था कि बीबीसी एंड अल जजीरा और ऐसे बहुत सारे सीएनएन, बहुत सारे जो वर्ल्ड का मीडिया है, जो फेमस वर्ल्ड मीडिया है, जो इसको कवर कर रहा है। अब वहाँ पे क्या न्यूज़ जाएगी, वहाँ पे न्यूज़ यही जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से होने वाले जो प्रोटेस्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए होने वाला जो प्रोटेस्ट है उसको अपोज कर रही है और करने वालों को गिरफ्तार कर रही है। और जो फोटोज आ रही हैं, टैंक है और इतनी भीड़ है, जो किस तरीके से अब आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से वो चीजें पेश की जा रही है, उसका डिस्प्ले कैसे हो रहा है। सो डिस्प्ले इज इम्पोर्टेंट हियर बाई अल जजीरा, बीबीसी, सीएनएन और एनी अदर वेस्टर्न मीडिया। तो ये जो रिजीम चेंज और रिजीम डिग्रेडेशन का जो पूरा प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे डिफरेंट प्रोटेस्ट हम देखते आए हैं उससे लिंक होता है। अब इसमें मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोटेस्ट टोटली फेक होते हैं, ऐसा नहीं है। रीज़न होता है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। यहाँ पे लद्दाख में इश्यूज हैं, नो डाउट, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, या और भी जो इसके पहले प्रोटेस्ट हुए हैं कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, और वो उसको सभी को मिलकर शॉर्ट आउट भी करना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो कारण होते हैं ना, बेसिकली लूप होल्स का काम करते हैं। और जो हमारी वेस्टर्न पावर्स हैं वो देखती रहती हैं कि इसी लूप होल का हमें यूज करके रिजीम को डिग्रेड करना है, या अगर पॉसिबल है, छोटी कंट्री है तो हमें रिजीम को चेंज करना है। सो हियर दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिजीम चेंज एंड रिजीम डिग्रेडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों टर्म्स हैं। अगला पॉइंट है एल्गोरिदम कंट्रोल फॉरेन पावर्स। जो हमारी फॉरेन पावर्स हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन वो पूरे एल्गोरिदम पे ही चलते हैं। और सभी, कोई भी हमारा अपना, जैसे इंडिया का तो कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, हम बाहर के ही प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। सो जो फॉरेन पावर्स है, अब वो बार बार वही चीजें दिखाएंगी, जो हम वही देखेंगे जो वो हमें शो करना चाहेंगे, जो वो हमें दिखाना चाहेंगे वही हम देख पाएंगे।
सो पूरा का पूरा जो एल्गोरिदम है वो कंट्रोल करते हैं। और हो सकता है कि बार बार आपके फीड में वैसे ही चीजें आए जो इंडिया को अपोज करने वाली होंगी। और स्पेशली इलेक्शंस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इन रियलिटी अभी के टाइम में इलेक्शंस में कोई अभी इस चीज को क्लेम उतना नहीं करेगा, लेकिन आपने न्यूज में सुना होगा, इसकी न्यूज आती रहती कि चाहे रशिया में तो खैर इलेक्शंस का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन यूएस में काफी हद तक जो इलेक्शंस हुए हैं या पिछले समय में भी जो हुए, उनमें इस तरह का जो फॉरेन इन्फ्लुएंस की खबर हमें देखने को मिलती है। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती आई है। सो और डेली बेसिस पे हमारी जो भी सर्चेज हैं, हमारी जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, वो उसका जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम बेस्ड है, और वो फॉरेन पावर्स ही कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही हैं। तभी आप देखिए कि इलेक्शन टाइम में कोई स्पेसिफिक पार्टी का ही एड आपके यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी कोई स्पेसिफिक कार की ब्रांड का एड आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, या जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो आपको एड उसको देखने को मिलेगा। समटाइम्स दे क्लेम दैट इट इज बेस्ड ऑन योर सर्च हिस्ट्री, ऑन योर इंटरेस्ट। लेकिन कभी कभी आप ये भी गौर करेंगे कि ये उस पर बेस्ड नहीं होता है। कोई एड आपके जो सर्च हिस्ट्री है, जो आपका इंटरेस्ट है, उस पर बेस्ड नहीं भी होता है, फिर भी आता है। ऐसी चीजें भी हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है ये एल्गोरिदम का है। कभी इसमें हम लोग और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये जस्ट मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया, अभी रिसेंटली ही मैं इस चीज को पढ़ रहा था, इस वाले पॉइंट को, तो मुझे काफी रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि सभी लोग जैसे एज अ इलेक्शन का, केवल मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे कि हम, या प्रोटेस्ट का मैं एग्जांपल लूँ या इलेक्शन का एग्जांपल लूँ, कि प्रोटेस्ट हो रहा है या इलेक्शन हो रहा है या किस तरह की चीजें हो रही हैं, कोई इसके पक्ष में है कोई विपक्ष में है, ये पूरी प्रक्रिया ऑन ग्राउंड हो रही है। लेकिन अभी के समय में जो लोग हैं वो काफी हद तक अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम और काफी एक लंबा वक्त सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है एल्गोरिदम पे। एल्गोरिदम कंट्रोल्ड है, और वो कंट्रोल कर रही हैं बाहरी ताकतें, फॉरेन पावर्स, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो उन्होंने ही बनाए हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अक्सर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया शुड ट्राई टू मेड इट ओन प्लेटफॉर्म। इंडिया को अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, और निश्चित तौर पे ट्राई भी हो ही रहा होगा। और इन फ्यूचर देखते हैं, हो सकता है कि कभी हमें अपना भी कोई प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन इस वजह से हमारा जो खुद का जो प्लेटफॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स: फॉरेन फंडिंग, एंटी नेशनल प्रोटेस्ट, चाइनीज इन्फ्लुएंस, दलाई लामा, एनजीओ, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन, मिनरल्स, स्पेशली मिनरल्स में यहाँ पे जब आप इसका नोट्स बनाइएगा, कहीं पर नोट करिएगा, तो आप ऐड कर लीजिएगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या माइक्रोचिप्स, टूरिज्म, पॉल्यूशन। यहाँ पर जस्ट मैंने पॉल्यूशन वाला पॉइंट ही लिखा है, बट आप इसमें टूरिज्म या ओवर क्राउडेड ये सब चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। प्रोटेस्टर्स नॉलेज, उनको कितनी जानकारी है इस चीज़ के बारे में, रिजीम चेंज और रिजीम डिग्रेडेशन, एल्गोरिदम कंट्रोल बाय फॉरेन पावर्स। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिससे आप इस पूरे लद्दाख प्रोटेस्ट को, साथ ही साथ हम लोगों ने इसको अदर प्रोटेस्ट से भी रिलेट किया। तो जो अदर प्रोटेस्ट हैं उससे भी आप इसको थोड़ा लिंक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। या करेंटली हम लोग बात कर रहे हैं लद्दाख प्रोटेस्ट की, तो उससे तो आप इसको डायरेक्टली लिंक कर ही सकते हैं। तो ये चीजें हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि हमने सभी चीजें देख ली कि लद्दाख में मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों गवर्नमेंट उनकी जो शेड्यूल 6 की डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर रही है, और क्या रीजंस हैं, हम लोगों ने देखा। शेड्यूल 6 क्या है उसको हम लोगों ने समझा, और हमने ये लिंक किया कि हाँ ये चीज है, शेड्यूल 6 में ये चीजें हैं, इस वजह से शायद हो सकता है गवर्नमेंट डिले कर रही है या लेट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि प्रॉब्लम्स तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ होंगी लद्दाख के लोगों की, जो कि जिसका सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट को प्रॉपर यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि शेड्यूल 6 देना है या नहीं देना है। डिले करने से काम इसमें नहीं चलने वाला।
अगर आपको शेड्यूल 6 देना है, इन फ्यूचर देना है, तो आप एक टाइमलाइन उनको दीजिए कि हम 2028 में, 2030 में, 2035 में हम कब देंगे शेड्यूल 6। अगर इन फ्यूचर देना है तो आपको वो टाइमलाइन देना पड़ेगा, और हम इतना समय क्यों लगाएंगे देने में ये भी बताना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है। अगर नहीं देना है शेड्यूल 6 तो आपको प्रॉपर उनको समझाना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को, कि हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये खतरा है हमारे अगर हम देते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे तो जनरली मैंने आपको कुछ मेन मेन पॉइंट्स बताए, लेकिन गवर्नमेंट डीपली और बहुत सारे पॉइंट्स को सोच रही होगी इस समय कि क्या प्रॉब्लम्स हैं शेड्यूल 6 का स्टेटस देने में। तो अगर देना है तो तुरंत दें, अगर जल्दी ही देना है। अब ये तो इसी पे डिसाइड होगा कि क्या प्लान्स हैं, या इन फ्यूचर 5 से 10 साल बाद देना है तो क्यों उतना समय लगेगा। ये जो 5 से 10 साल का टाइम पीरियड है, इतना समय क्यों लगेगा देने में। एक तो ये चीज़ है अगर देने वाला केस है। या अगर आपको शेड्यूल 6 का स्टेटस नहीं देना है तो उनको प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में, उनको प्रॉपर जानकारियां देनी पड़ेंगी, और कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, जो वहाँ पे डिफरेंट बॉडीज हैं, गवर्निंग बॉडीज हैं, जो ट्राइबल लीडर्स हैं उस रीजन्स के, उनसे आपको मिलके, गवर्नमेंट को मिलके बात करनी पड़ेगी। और इस तरह का, जैसे इस तरह के जो, जैसे अभी हम लोगों ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वाले वीडियो में भी बात की थी, कि ऐसे क्षेत्रों में मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, वो बेसिक कम्युनिटीज से रिलेटेड इश्यूज है, बेसिक कम्युनिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे स्टडीज इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू डू सम माइक्रो लेवल प्रोजेक्ट कुछ इस पे। जैसे एग्जांपल के लिए लद्दाख है, तो लद्दाख की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनकी क्या क्या इश्यूज हैं, लाइक बेसिक कम्युनिटी का अगर इशू है, तो आपको बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स मिलेंगे जो ट्राइबल कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए ही वर्क कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को उनके साथ इंगेज करना चाहिए, और इस तरह के से माइक्रो लेवल पे फास्ट स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रोजेक्ट सालों साल चल रहा है, ऐसा नहीं। इतने स्लो गति से अगर हम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे सैकड़ों रिसर्चर्स मिल जाएंगे, ऐसे सैकड़ों स्कॉलर्स मिल जाएंगे जो कि इसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं। और ये तो मैं जस्ट एक ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड, चूंकि ये टॉपिक था तो मैं ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड ही यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ऐसे अदर भी हमारे टॉपिक्स हैं, लाइक वेटलैंड हो गया या माइग्रेशन हो गया, कुछ इस तरह का अगर इशू है, चाहे हम फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में बात करें, इन्वायरमेंट के, इवन इकोनॉमिक्स, किसी भी फील्ड में हम बात करें, तो फास्ट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह जो स्टडीज होती हैं, बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो स्टडी बिल्कुल ही लोकल लेवल पे जाके हो, ग्राउंडेड स्टडीज हो, और तभी हमें मेन जो रीजंस हैं वो पता चल पाएंगे। तो यही इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, कि एक तो सॉल्यूशन ये है शेड्यूल 6 के अगर हम एस्पेक्ट में देखें, कि अगर देना है तो आपको उनको एक टाइमलाइन बताना पड़ेगा, अगर नहीं देना है तो उसको भी आपको प्रॉपर डिफेंड करना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये आप कैसे डिफेंड करेंगे, ये बात आपको रखनी पड़ेगी वहाँ के जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनके आगे। और इसके बदले में कुछ चीज़ें, कुछ सहूलियतें उनको प्रदान करनी पड़ेंगी। और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझने के लिए, जैसे इन्वायरमेंट वाला इशू है, जिसका बेसिकली उसी को लेकर के ये जो आंदोलन है वो शुरू भी हुआ, इन्वायरमेंट वाले एस्पेक्ट को लेकर के। तो इस तरह के जो, जैसे इन्वायरमेंट है या पॉल्यूशन वाला जो एस्पेक्ट है, और बेसिक कम्युनिटी की प्रॉब्लम तो है ही हर ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ पूरे देश भर में। तो उसके लिए माइक्रो लेवल पे जैसे प्रोजेक्ट होता है उस तरीके से स्टडीज करनी पड़ेगी। और ये जो स्टडीज होंगी ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड स्टडीज होंगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से अगर हम इस वे में वर्क करेंगे तब जाकर ही जो इस तरह के जो इश्यूज हैं, जैसे हम लोगों ने ग्रेट निकोबार वाला देखा, हम लोग ये वाला एक देख रहे हैं। इसी तरीके से एक इशू था छत्तीसगढ़ में, हसदेव अरण्य फॉरेस्ट में भी, वहाँ भी बहुत सारा गवर्नमेंट और वहाँ के लोकल्स के बीच में प्रॉब्लम्स थी। तो ऐसे जो प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट और लोकल्स के बीच में एक प्रकार का टेंशन का माहौल होता है,
तो वहाँ पे इस तरीके से ही इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडीज के माध्यम से ही सॉल्यूशन हो सकता है कि कौन सा हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका एक हम आकलन पहले करेंगे। बहुत सारे आपको रिसर्चर्स का इसमें सहयोग लेना पड़ेगा और तब जाके इस तरह का जो सिनेरियो पूरा लद्दाख में बन रहा है इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, जो कि वास्तव में अगर देखा जाए एज अ रिसर्चर ये मेरा मानना है कि एक बहुत टफ काम नहीं है। और कम समय में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल में इस तरह की रिसर्चेस हो सकती हैं, रिपोर्ट इसकी बन सकती है और काम इसमें हो सकता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसके सॉल्यूशन के लिए। और तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिटेल में इस पूरे टॉपिक को समझा कि शेड्यूल 6 एरियाज क्या हैं और लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और क्यों गवर्नमेंट डिले करती जा रही है, क्योंकि ये अभी तो 2-3 महीने से चर्चा में है। लेकिन ये जो न्यूज़ है, जो शेड्यूल 6 की डिमांड है सोनम वांगचुक की, और जो इन्वायरमेंट या पोल्यूशन या इस तरह का जो प्रॉब्लम्स जो है लद्दाख में उसको लेके जो प्रोटेस्ट हैं, ये काफ़ी साल से चले आ रहे हैं। बीच में कुछ स्थिति शांत थी, लेकिन इधर फिर से ये चीज़ चर्चा में है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको समझना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी था। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर किया। मे बी कुछ चीज़ें छूटी भी रह गई, छूट भी गई होंगी, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक था और बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी जिनको मुझे कवर करना था, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो भी लेते हुए चलना था। और मेरा ये मानना है कि इन फ्यूचर अगर सही वे में वर्क हो तो निश्चित ही ये जो इशू है या इस तरह के जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे, क्योंकि कोई भी इशू इतना बड़ा नहीं है कि गवर्नमेंट उसका सोल्यूशन ना निकाल सके। और ये भी सच्चाई है कि जो भी इस तरह के प्रोटेस्ट हैं उसके उसमें कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट को टोटली फेक प्रोटेस्ट कह देते हैं और कहते हैं कि ये फॉरेन पावर्स की वजह से हो रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इसको फॉरेन पावर वाला एंगल है उसको डिनाई कर देते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो इस तरह के जितने भी प्रोटेस्ट्स हैं, स्पेशली अगर हम यहाँ इस वाले की बात करें, तो ये दोनों के बीच की चीज है। जो फॉरेन पावर्स का जो एंगल है, जो डीप स्टेट का एंगल है, जो फंडिंग है, फंडिंग का तो न्यूज में आ ही गया कि फॉरेन फंडिंग के बहुत सारी न्यूज आई, स्पेशली जब उसी को लेकर के तो गिरफ्तारी भी हुई सोनम वांगचुक की। अब वो हालांकि आगे चल के वो क्लेम करेंगे और अपनी सफाई देंगे, लेकिन इस तरह की न्यूज तो आई। तो और ये हम लोग जानते हैं कि फॉरेन पावर्स फंड करती हैं इस तरह के प्रोटेस्ट को, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो लोकल्स हैं उनकी कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये टोटली फर्जी प्रोटेस्ट है। तो बीच की जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है कि हाँ, फॉरेन पावर्स जो है, जो डीप स्टेट है, उसका भी अपना हाथ है। साथ ही साथ जो कम्युनिटीज़ है वास्तव में वो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम में है। और कम्युनिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली लूप होल क्रिएट करती हैं, और उसी जो लूप होल्स हैं या कह सकते हैं फॉल्ट लाइन टर्म का हम यहाँ पे अच्छा यूज कर सकते हैं कि फॉल्ट लाइंस क्रिएट करते हैं। और जो उस तरह के जो डीप स्टेट है या जो फॉरेन पावर्स हैं, दे ट्राई टू यूज दीज फॉल्ट लाइंस। तो जो इस तरह के जो हमारे फॉरेन पावर्स हैं वो उन्हीं फॉल्ट लाइंस का ही यूज करने का काम करते हैं। और इससे जो कोई छोटा सा प्रोटेस्ट है या जो नॉर्मल प्रोटेस्ट है, जो किसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए या किसी ऐसे सोशल और इन्वायरमेंट के इशू से रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर एंटी नेशनल प्रोटेस्ट के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है या उस रूप में चला जाता है। और आफ्टर दैट इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं रिजीम डिग्रेडेशन की स्थिति होती है या कहीं कहीं रिजीम चेंज भी हो जाता है। इंडिया के केस में रिजीम डिग्रेडेशन की स्थिति होती है, क्योंकि सभी चीज़ों के सारांश में हम ये देखें तो कोई भी फॉरेन पावर इंडिया को स्टेबल तो नहीं ही देखना चाहेगी। और स्पेशली लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख का जो रीजन है मिनरल्स की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है,
माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रीजन अनस्टेबल रहेगा तो इंडिया उस रीजन में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा, चाइना के लिए बेनिफिट होगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स में रहेगा, इंडिया का एक हिस्सा अनस्टेबल रहेगा, तो जो ग्लोबल मीडिया है वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक तरीके से डिग्रेड होगी। जो तरह तरह का हमारा वेस्टर्न मीडिया न्यूज़ प्रसारित करेगा उससे, तो एक तरीके से रिजीम का डिग्रेडेशन होगा। तो ये सभी चीज़ें मिल करके इंडिया को एक तरीके से अनस्टेबल करेंगी, जिससे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको, वेस्टर्न कंट्रीज हैं सभी को फ़ायदा है। बस ओवरऑल सारांश इसका यही है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली। नेक्स्ट हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगी जियो पॉलिटिक्स की दृष्टि से और जियोग्राफी की दृष्टि से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।